नमस्कार साथियों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी हॉल्ड बाय नीरज केसी। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल के माध्यम से वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश रहेगी, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। आज का सेशन में तो मोस्ट क्वेश्चन जो 2022 के हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, वे सारे क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ाई करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा संस्थान छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये है हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने स्टूडेंट की हर समस्या के जल्द समाधान के मकसद से सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। यह पोर्टल, जिसे ई समाधान नाम दिया गया है, फ्रेंड्स, इसमें सभी तरह के पुराने पोर्टल और हेल्पलाइन को मर्ज करके एक ई समाधान बनाया गया है और इस पोर्टल के जरिए स्टूडेंट दाखिले से लेकर स्कॉलरशिप तक हर समस्याओं की शिकायत कर सकेंगे। तो आइए यूजीसी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में, और इनके अध्यक्ष जो हैं वो जगदीश कुमार हैं। फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष वर्तमान में जगदीश कुमार है। तो फ्रेंड्स, आइए सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है निधि छिपर। एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है दिनेश प्रसाद सकलानी। और एआईसीटीई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है सो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुपहिया वाहनों से सबसे अधिक मौतें किस राज्य में हुई है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ए, तमिलनाडु। और यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, ये हमारा सेकेंड स्थान पे है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो देखते हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक दुपहिया वाहनों में सबसे अधिक हादसे तमिलनाडु में हुए, जहाँ पे 8,259 लोगों की जानें गई थी। और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 7,429 लोगों की मौतें हुई थी। इस प्रकार दुपहिया वाहनों से होने वाले हादसों में हुई मौतों में दोनों राज्यों की हिस्सेदारी क्रमशः 11.9% और 10.3% है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सड़क हादसों में 1,55,622 लोगों की जान गई थी, जिसमें केवल बाइक से यानी दुपहियों वाहनों से 70,000 लोगों की जान गई। और रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 के दौरान दुपहिया वाहन सबसे ज़्यादा जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं यानी 69,240 के लिए जिम्मेदार है, 240 मौतों के लिए जिम्मेदार है और कुल सड़क दुर्घटनाओं का 44.5% है। और इसके बाद कार और ट्रक या लॉरी से भी मौतें हुई हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनसीआरबी के अनुसार एसयूवी कार और जीप हादसों में होने वाली मौतों के मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का है, जहां 4,039 लोगों की मौत इन वाहनों से हुई थी। आइए अगले पॉइंट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2021 में सुसाइड से मौत के मामले में दिहाड़ी मजदूरों ने सबसे ज़्यादा सुसाइड किए हैं और 2021 में 42,004 दिहाड़ी मजदूरों की सुसाइड से मौतें हुई, जो कुल सुसाइड का 25.6% है। आइए अगला प्रश्न है हमारा, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2022 में राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया है। तो यह कौन सा नंबर का है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा डी, 5वां नंबर का महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किया है। तो आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह अभियान 1 सितंबर से शुरू होकर के 30 सितंबर तक चलता है और इस बार इसका मुख्य फोकस था महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा। महिला और स्वास्थ्य और बच्चा और शिक्षा, ये 2 बिंदु है जिन पे मुख्य फोकस किया गया था। और इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के सभी ग्राम पंचायतों तक पोषण और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो 2022 में इसकी थीम है महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोषण माह केंद्र सरकार की 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशु को दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षी योजना पोषण अभियान का हिस्सा है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा INS विक्रांत। ये हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। कोचिन शिपयार्ड पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और भारत के समुद्री इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। और विक्रांत के चालू होने के साथ भारत के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। वो पहला विक्रमादित्य और दूसरा विक्रांत, जो देश के समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा सितंबर 2022 में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया CERT.in ने किस नाम से साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा सिनर्जी नाम से कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया ने साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा सितंबर 2022 में किसने NHPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे ने NHPC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स आइए NHPC के बारे में मुख्य पॉइंट है। NHPC के बारे में फ्रेंड्स देखते हैं। इसकी स्थापना जो है 7 नवंबर 1975 को हुई थी और मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। अगला प्रश्न है किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा कनाडा। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम हमारे भारतीय संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। ये अल्लाह रखा रहमान लोकप्रिय रूप से AR रहमान भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। फ्रेंड्स ये है मैप में हमारा कनाडा और USA और इन दोनों के बीच की जो पैरेलल सीमा जो बनाती है वो 49th पैरेलल के रूप में जानी जाती है। और कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी जो है वो ओटावा है और मुद्रा जो है वो कैनेडियन डॉलर है। और वर्तमान में कनाडा के जो प्रधानमंत्री हुए हैं जस्टिन ट्रूडो। फ्रेंड्स अभी कनाडा और अमेरिका के बीच जो बॉर्डर शेयर करता है उस बॉर्डर को 49th पैरेलल के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न है अब हमारा संघाई सहयोग संगठन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा C नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लिए। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और 2023 में भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और संघाई का जो मुख्यालय है वो है चीन बीजिंग में और इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जून 2001 को हुई थी। और SCO के संस्थापक देश कौन कौन हैं? तो वे हैं रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ये थे सभी संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक देश। आइए अगला प्रश्न है हमारा सितंबर 2022 में किसने रूस के पूर्वी आर्थिक मंच 2022 को संबोधित किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है B नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने ही रूस के पूर्वी आर्थिक मंच 2022 को संबोधित किया है। फ्रेंड्स आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर भी देखते हैं। इसे व्लादिवोस्टोक रूस में आयोजित किया गया था और यह आर्थिक मंच का 7वां संस्करण था। और रूस के बारे में, रूस की राजधानी जो है मॉस्को है, राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा जो है रूसी रूबल। वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो है मिखाइल मिशुस्तिन। अगला प्रश्न है हमारा कांतार की ब्रांड्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है B टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है ये वर्तमान में सबसे मूल्यवान ब्रांड है बन गया है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो HDFC की जगह ले ली है और 2014 में जब से रैंकिंग का शुरुआत किया गया था तब से HDFC नंबर 1 पे थी और अभी वर्तमान में टाटा ने $45.5 अरब ब्रांड मूल्य बन करके HDFC को पीछे छोड़ दिया है। आइए कुछ रैंक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ये बिजनेस सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है। HDFC एक बैंक है। इन्फोसिस बिजनेस सॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है। एयरटेल एक टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है और एशियन पेंट्स ये पेंट्स के विक्रेता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा BVR सुब्रमण्यम। VVR सुब्रमण्यम जो हैं ये वर्तमान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। वह LC गोयल की जगह लेंगे और इस संगठन का जो स्थापना हुआ था वह 1 अप्रैल 1977 को और इसकी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, किस शिप बिल्डिंग कंपनी को गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा D, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इन्हें 2021-22 का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता में स्थित है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को वर्ष 2021-22 के लिए क्षेत्र C में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत आधिकारिक भाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सूरत में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के दौरान दिया गया और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड ने बनाया था। इसकी लागत कितनी थी? 20,000 करोड़। अगला प्रश्न है, किसने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा B, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन जागृति कार्यक्रम शुभारंभ किया है और धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं और यह कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, रामकृष्ण मिशन व्यापक शैक्षिक और परोपकारी कार्य करता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद द्वारा कोलकाता में किया गया था और यह दोहरे उद्देश्य के साथ किया गया था कि पहला इसका संत रामकृष्ण के जीवन की शिक्षाओं का प्रसार करना और दूसरा भारतीय लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना था। इस मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद और स्थापना हुआ था 1 मई 1897 को। अध्यक्ष वर्तमान में है स्वामी स्मरणानंद और मुख्यालय इसका है बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में। आइए अगला प्रश्न है हमारा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने नए सचिवालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा D, भीमराव रामजी अंबेडकर। ये इनके नाम पर नए सचिवालय का नाम रखा गया है और यह जो है 7 लाख वर्ग फीट में निर्मित 7 मंजिला सचिवालय भवन को 650 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर से संबंधित मुख्य पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि है जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भी डॉक्टर अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में इस सत्याग्रह को चलाया था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
जबकि गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी है और हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है हमारा, किसने मुस्कुराते चांद, लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक को प्रकाशित किया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर है सी मनोज वाजपेयी। ये एक भारतीय अभिनेता है। पुस्तक में विभिन्न प्रकार की कविताओं की पेशकश की गई है और इसके लेखक जीवेश नंदन हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के किस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल के हेरोन ड्रोन को स्ट्राइक क्षमताओं से लैस किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा बी, प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारतीय वायुसेना को ये दिया जाएगा। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के इजराइल निर्मित हेरोन मानव रहित जो हवाई वाहन को बेड़े को मजबूत संचार क्षमताओं और लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ बेहतर बनाना है, जो दुश्मनों के ठिकानों को मार सके। आइए कुछ नेक्स्ट पॉइंट है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और स्थापित हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और वर्तमान में वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन हैं? तो वे हैं वी.आर. चौधरी और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं, उसमें है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है और इस उपलब्धि के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ और उन्हें खुले में शौच मुक्त के रूप में सत्यापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पहले विश्व जल दिवस 22 मार्च 2021 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन के साथ 100% कवरेज हासिल करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह गोवा और तेलंगाना के बाद ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति के साथ 100% कवरेज हासिल करने वाला देश का तीसरा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है एडमिरल D.K. जोशी, वर्तमान में है ये। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2022 में जापान में कौन सा तूफान आया था? तो फ्रेंड्स, ये आया था हमारा नानमाडोल तूफान। ये राइट आंसर है हमारा। टाइफून नानमाडोल ने जापान के कई हिस्सों में तेज हवाएं और बारिश दर्ज की थी और टाइफून नानमाडोल वर्षों में जापान में आने वाले सबसे बड़े तूफानों में से एक था और ये जापान का जो क्रम है, जो चक्रवात आने का या तूफान आने का जो क्रम है, उस क्रम में ये 14वां स्थान रखता है। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, राजधानी है जापान की टोक्यो और मुद्रा है जापानी येन। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल V.K. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग पहल वी केयर का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ए, दिल्ली में वी केयर का उद्घाटन किया गया है। इस पहल का उद्घाटन सेवा दिवस के अवसर पर इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ पर आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है ताकि समन्वय बनाए रखा जा सके और पुलिस पब्लिक इंटरफेरेंस स्थापित किया जा सके। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के कारागार विभाग ने जेल स्टाफ अटेंडेंस ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा बी, नागालैंड ने जेल स्टाफ अटेंडेंस ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक्सेल लॉजिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर लिमिटेड ने इसे विकसित किया है। नागालैंड के बारे में कुछ है मेन पॉइंट्स हैं, इसकी स्थापना जो है 30 नवंबर 1963 को हुई थी। राजधानी कोहिमा है, मुख्यमंत्री वर्तमान में नेफियो रियो हैं और राज्यपाल वहाँ के हैं जगदीश मुखी। और यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा के सीट जो है वो एक है और
यहाँ की जो विधानसभा की सीट है वो है 60। और वर्तमान में बॉर्डर जो नागालैंड की लगती है वह 3 राज्यों में लगती है। एक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, ये तीनों सीमा साझा करते हैं और साथ ही यह एक देश म्यांमार से भी अपनी सीमा साझा करता है। देखिए नागालैंड मैप में ये सबसे पूर्वी क्षेत्र में है। यहाँ पे ये है नागालैंड मैप में। नागालैंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य है, मुख्यतः 4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ये है, इसमें है एक इंटकी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा फकीम वन्य जीव राष्ट्रीय अभयारण्य है, तीसरा है पुली बदजे वन्य जीव अभयारण्य और चौथा है रंगपाहर वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में इजरायली दूतावास ने किस शहर में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए सारस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा डी, गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर में इजरायली दूतावास ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए सारस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। प्रोजेक्ट सारस एनजीओ खुशी के साथ मिलकर भारत में इजरायली दूतावास की एक पहल है जिसका उद्देश्य मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसे गाजियाबाद के अर्थला गांव में लॉन्च किया गया है। सारस ब्रांड के तहत बेचे जाने वाले पैड पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और किसी भी रासायनिक धुलाई या शोधन प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा बी, भरत लाल। भरत लाल को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की देखरेख में एक संस्थान है। यह जो है इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है और एनसीजी की स्थापना अध्ययन, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने और अच्छे विचारों को बढ़ावा देने के माध्यम से शासन में सुधार लाने की सहायता के लिए किया गया था। और गुड गवर्नेंस डे जो है वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ये मनाया जाता है हमारे भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व फार्मिस्ट दिवस वर्ल्ड फार्मिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मिस्ट डे। और इसकी 2022 में जो थीम थी वह थी स्वास्थ्य विश्व के लिए फार्मिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन। ये 2022 की इसकी थीम थी। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा डॉक्टर राजीव बहल। डॉक्टर राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये ICMR के मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है और संस्थापक जो है भारत सरकार है और इसकी स्थापना जो है 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 25 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया। हर साल सितंबर महीने के आखिरी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया जाता है और इस साल 26 सितंबर को डॉटर्स डे मनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे के उपक्रम रेल टेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाल लिया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, संजय कुमार। संजय कुमार ने रेल टेल के पदभार ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा सी, दिलीप टर्की। दिलीप टर्की भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके प्रमुख संगठन और उनके प्रमुख कौन हैं ये जानते हैं। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो प्रमुख हैं वो हैं कल्याण चौबे और चेस फेडरेशन के हैं संजय कपूर और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अनिल जैन और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेमंत बिश्व शर्मा, ये वर्तमान में हैं। और BCCI के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वे हैं रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है हमारा, किसे एम्स दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ए, डॉक्टर M श्रीनिवास। डॉक्टर M श्रीनिवास को दिल्ली एम्स का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर M श्रीनिवास बाल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इनकी नियुक्ति की है और एम्स दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सितंबर 2022 में
किस जिले ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ले, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 में किस जिले ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है? तो राइट आंसर था हमारा लेह। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेह जिले के बैंकरों को बैंकिंग कार्यों के 100% डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया है, और केरल के त्रिशूर जिला अगस्त 2021 में पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिला बन गया था। और लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल जो हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर, और यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? तो 1 है। लद्दाख की जो सीमा लगती है वह लगती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के साथ में, तथा 2 देश पाकिस्तान और चीन के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार कितने शहरों के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा डी 131। 131 शहरों के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शुरू किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरों को उनके कार्यों के आधार पर रैंक करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 के तहत यह जो कार्यक्रम है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और समसामयिकता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। उपराष्ट्रपति ने आधुनिक भारत के अग्रणी नेताओं में से एक पर अच्छी तरह से शोध के साथ 5 खंडों में तैयार इस पुस्तक के लिए मुख्य संपादक डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता की सराहना की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान यानी हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने ये योजना चलाई है, हमर बेटी हमर मान। हमर बेटी हमर मान अभियान के बारे में कुछ पॉइंट्स है। राज्य पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम जैसे सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन देगी और उनसे संवाद करेंगी। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, वर्ल्ड टूरिज्म डे। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की 2022 की थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, और भारतीय टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। विश्व पर्यटन संगठन का जो स्थापना है वो हुआ था 1946 में, और मुख्यालय है इसका मैड्रिड स्पेन में, और महासचिव वर्तमान में इसके हैं जुराब पोलिकिला सिली। अगला प्रश्न है हमारा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है शहीद भगत सिंह के नाम पर, और शहीद भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर को मनाई गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसका ऐलान किया। पीएम ने कहा कि भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में यह निर्णय लिया गया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये हैदराबाद तेलंगाना में है, और श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अमृतसर पंजाब में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदले इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गुवाहाटी असम में है, और बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। और नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अहमदाबाद गुजरात में है। और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु के कर्नाटक में है।
और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नागपुर में महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने मोबाइल ऐप जल दूत को लॉन्च किया है? तो ये इसका राइट आंसर है हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। केंद्र सरकार ने आने वाले समय में पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है और इससे ग्राम रोजगार सहायक मानसून से पहले और बाद में साल में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर को माप सकेंगे। इसके द्वारा कुओं का जल स्तर मानसून से पहले और मानसून के बाद में चेक किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं वर्तमान में, और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जो है वे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा डी, विनायक गोडसे। ये पिक्चर में विनायक गोडसे हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नैस्कॉम द्वारा स्थापित एक प्रमुख उद्योग संगठन डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक गोडसे को पदोन्नत किया है और उन्हें संगठन का नया CEO नामित किया है। विनायक गोडसे जो हैं ये राम वेदश्री का स्थान लेंगे। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इसकी स्थापना जो है 22 अगस्त 2008 को हुई थी और संस्थापक कौन है? तो नैस्कॉम है और मुख्यालय है नोएडा यूपी में और अध्यक्ष वर्तमान में है राजेंद्र S पवार। अगला प्रश्न है, दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर है वेस्ट जोन ने इसका ट्रॉफी जीता है। और दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। और फ्रेंड्स, क्रिकेट का कुछ और भी कप हैं और ट्रॉफी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रजनीत कोहली। रजनीत कोहली को बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपना CEO नियुक्त किया है। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने वरुण बेरी को तत्काल प्रभाव से कंपनी का कार्यकारी अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर भी नियुक्त कर दिया। और इस कंपनी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। ये इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। स्थापना 1892 में हुआ था और मूल संगठन जो है इसका जो है वो वाडिया समूह है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने HAL द्वारा स्थापित एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। ये कांट्स इसे आप स्टार कर लीजिए, ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ते हैं। बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया और यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए एक ही स्थान पर पूरे रॉकेट इंजन का उत्पादन किया जा सकेगा। और 5 जनवरी 2014 को भारत ने क्रायोजेनिक इंजन के साथ GSLV D5 का सफलतापूर्वक उड़ाया था और क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने वाला 6ठा देश बन गया हमारा देश। और आइए, इसरो जो है, इसरो की स्थापना हुई थी हमारा 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु और संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। और वर्तमान में भी इनके जो अध्यक्ष है इसरो के वो हैं डॉक्टर सोमनाथ। और अगस्त 2022 में भारतीय वैज्ञानिक समीर V कामत को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। और अगला प्रश्न है, किसे देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर है अनिल चौहान। अनिल चौहान जी को देश का अगला CDS बनाया गया है। अनिल चौहान कौन है? तो ये हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। और पिछले साल आप लोगों को पता ही है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल विपिन रावत जी का निधन हो गया और यह पोस्ट काफ़ी समय से खाली पड़ी थी। और विपिन रावत जो है हमारे देश के पहले CDS भी थे। अगला प्रश्न है हमारा,
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप स्टार कर लीजिए। और इसका राइट आंसर है हमारा 29 सितंबर को। 29 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो 2022 की थीम है वो है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। ये इसकी 2022 की थीम है। आइए खाद्य संगठन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। इसका जो मुख्यालय है FAO का, ये रोम इटली में है और इसकी स्थापना 1945 में कनाडा में हुई थी। और अभी वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है वो हैं क्यू डोंगयू। और आइए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा डी, 29 सितंबर। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत हुई ताकि लोगों को हृदय रोगों के खिलाफ जागरूक किया जा सके। और पहली बार विश्व हृदय दिवस 2000 में मनाया गया था। और 2022 की जो थीम है वो है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट्स डे के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे ये मनाया जाता है हमारा 4 फरवरी को। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल। और वर्ल्ड मलेरिया डे ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर। वर्ल्ड निमोनिया डे ये मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। और वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो है फास्टो पिंटो। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं इस वीडियो का PDF लेने के लिए। आपको इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और फेसबुक पेज पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।